हेलो दोस्तों, हम लोग अपनी साइंस एनसीईआरटी को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें लिखा हमारे चारों ओर की वस्तुएं। चलिए तो इसमें हम लोग जानते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में बताया गया है साइंस से रिलेटेड। इसमें लिखा हुआ है कि हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना पकाने के लिए बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी आकृतियां देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे कि रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी आकृतियों को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं। और यह जो है अध्याय फर्स्ट में सारणी 1.1 टेबल जो हमारी है 1.2 और 1.3 में सूचीबद्ध किया गया, जो हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा हुआ था। ये वहीं पे बता रहा है उसी चीज़ के बारे में। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इन समूह में भी सम्मिलित हों। मान लीजिए हम प्लास्टिक की वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नालियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपर्युक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिन पदार्थ से वे बने होते हैं के आधार पर बांटा गया है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? ये देखिए जो हमारी टेबल है 4.1 आप लोग को दिखा देते हैं। ये है ना, इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये एक टेडी है, लॉक है, कैसेट, मोबाइल फ़ोन, ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक। और ये बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंचे हैं, ग्लव्स है, ये सब हम लोग देख रहे हैं, ग्लास है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ये सब देख रहे हैं। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। लिखा है क्रियाकलाप। अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे और ट्रैक्टर और सड़कें, ठीक। ये हम लोग अपने साथ ले कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले तो नहीं जा सकते हैं। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी की बनी हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरी समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से बनी हैं। इसी प्रकार हम खाना पकाने के उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं और एकत्र की गई सभी वस्तुओं को 4.1 ये जो हमारी सारणी बनी हुई है नीचे, प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। और इसमें जो है लिखा हुआ है कि इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हों, ठीक। तो देखिए प्लेट या थाली किस चीज़ से बनी होती है? इस्पात, कांच, प्लास्टिक या अन्य कोई से। पेन जो है हमारी प्लास्टिक या धातु की बनी होती है। अब चलिए हम लोग क्रियाकलाप 2 देखते हैं, ठीक। इसमें है कि कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी
जानकारी के और अधिक पदार्थ तथा इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जा सकता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? ऐसा लगता है कि हमें अभी विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम लोग ये एक सारणी देख लेते हैं। समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। लकड़ी से कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए बनते हैं। कागज़ से पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। चमड़ा से क्या बनते हैं? हमारे शूज़ भी बनते हैं, चमड़े का बेल्ट भी बनता है ना। प्लास्टिक से हमारी पेन और जो हमारे मोबाइल के कवर होते हैं, है ना, और बहुत सारी जिसमें टोकरियाँ जो होती हैं डलिया टाइप में, वो भी बनती हैं। रुई से क्या क्या बनता है? हमारा पिलो बनता है रुई से। और रुई से हम लोग जो भगवान जी की पूजा करते हैं, जो उसकी दिया बनाई जाती है, वो भी रुई की बनती है। तो ये चीज़ है। अब चलिए 4.2 पे हम लोग आ गए हैं। इसमें लिखा है पदार्थों के गुण। अब पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े को क्यों नहीं बनाया, मतलब कि जो ग्लास है वो हम लोग कपड़े का क्यों नहीं बनाए हैं? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़े के साथ जो हमने प्रयोग किया उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि ग्लास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए हम कपड़े का गिलास बनाएं तो हमारा क्या कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु तथा अन्य ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक, उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थ के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? नीचे दिए गए कुछ गुणों की विवेचना कीजिए। दिखावट। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। क्रियाकलाप, ये हम लोग का फिर से प्रैक्टिकल है, तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहले ये वाला पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। उसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानीपूर्ण कार्य नहीं माना जाएगा। अब चलिए हम लोग क्रियाकलाप देखते हैं। इधर 3 विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चॉक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग इधर देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग अपना यहाँ से पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी वस्तु को तब बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए तथा द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमार से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे द्युतिवान हैं अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन, निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा
वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें धुती है अथवा नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कठोरता। कठोरता क्या है? देखिए, कठोरता क्या होता है, जैसे कि आप एक स्टील के ग्लास लें तो वो क्या है, कठोर है। ठीक, और कोई भी स्टील की चीज़ें हों, प्लास्टिक की चीज़ें हों, वो सब क्या होती हैं, कठोर होती हैं। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें कुछ को दबना, संपीड़न करना कठिन होता है, तो जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल हैं, जबकि कठोर हैं। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुती, कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? वस्तुओं का समूह बनाना। चलिए, पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं विलेय अथवा अविलेय। क्रियाकलाप 4। देखिए, विलेय जो होगा, जो हमारे पानी के साथ पूरी तरह से घुल जाएगा। जैसे अगर हम लोग पानी में चीनी डालते हैं तो वो क्या है, पूरी तरह घुल जाती है। क्या हम उसको, पानी और चीनी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो वो क्या होगा, हमारा विलेय होगा। ठीक, ये देखिए, ये इसमें हमारा विलेय है। और अविलेय क्या होगा, जैसे हम लोग पानी में बालू मिला देते हैं, पानी और बालू। ठीक, अगर हम पानी और बालू को मिलाते हैं तो क्या बालू जो है पानी में पूरी तरह मिल जाती है? नहीं मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो क्या ये विलेय है? नहीं होगा विलेय, ये क्या होगा, अविलेय होगा। ठीक, इसमें यही चीज़ बताया गया है। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं जल में लुप्त हो जाना कौन कौन सा होता है। नमक, नमक जो है जल में पूरी तरह मिल जाता है, बिल्कुल। चीनी, चीनी भी तो पूरी तरह मिल जाती है। बालू, बालू नहीं मिलती हमारा। चॉक पाउडर, चॉक पाउडर भी हमारा जो है पूरी तरीके से मिल जाता है। लकड़ी का बुरादा, ये भी हमारा नहीं मिलता है पानी में। तो लिखा है कि आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए या विलीन हो गए हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में बिलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलेय हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? तो चलिए द्रव का देखते। सिरका भली भांति मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस, नींबू का रस भी पानी में मिल जाता है। सरसों का तेल, अगर आप तेल लिक्विड में डाल, जैसे कि तेल को अगर आप पानी में डालेंगे तो वो क्या ऊपर तैरता रहता है ना, तो ये मिलता नहीं है। नारियल का तेल भी नहीं मिलेगा। कैरोसिन भी हमारा पानी में नहीं मिलता है। ठीक, लिखा है कि सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक ग्लास लीजिए, उसमें आधा जल भरिए। अब इसमें चम्मच भर कर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति बिलोड़ित कीजिए, मतलब कि अच्छे से मिलाइए। 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए क्या यह जल के साथ मिल गया है? तो नहीं मिलता। ये देखिए, जो हमारा इसमें ये जो हमारा है ग्लास, ये वाला, ये कहाँ, ये मिला थोड़ी ना है, ये नहीं मिला है हमारा। ठीक, और देखिए ये जो इसके बगल में है वो तो बल्कि मिल भी गया है। ये देखिए, इसमें तो मिल भी गया है ना। अब चलिए, लिखा है कि
अब ये कोई पहेली है, उसमें कोई वो नहीं है फिलहाल। कुछ गैसें जल में विलीन हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, लिखा है कि हम यहाँ देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं। कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4। ठीक, जो हम लोगों ने किया था वही है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। अब ये देखिए, जो चीज़ें जल से भारी होंगी वो हमारी डूब जाएंगी, जो चीज़ें जल से हल्की होंगी वो तैरती रहेंगी ऊपर। ठीक, जैसे हमारी पत्तियां हैं तो वो तैरती रहेंगी, बॉल है वो भी हमारा तैरता रहेगा। लेकिन अगर हम लोग एक चाबी डालते हैं, कोई सिक्का डालते हैं, तो वो क्या पानी में नीचे बैठ जाता है। ठीक, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। लिखा है कि ऊपर से थोड़ा लेते हैं, कुछ वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अभिलेख ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शायद शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझो। यह जानता है कि आप उस जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? पारदर्शिता। ठीक, पारदर्शिता क्या है? जिससे हम लोग वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं। ठीक, जैसे कि कोई एक कांच का टुकड़ा है तो आप उससे आर पार देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई, जैसे हमारे घरों में जो दीवार है, क्या हम दीवार के इस पार से उस पार की सारी चीज़ें देख सकते हैं? नहीं। तो जो हम नहीं देख पाते हैं वो क्या है? अपारदर्शी। ठीक, जिससे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ना देख पाएँ। जैसे अगर आप किसी दुकान में कोई सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार कांच के बॉक्स में रखा रहता है बिस्किट, मिठाई, है ना, बहुत सारी चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, तो वो हम लोगों को ईज़िली दिख जाती हैं, है ना, तभी तो हम लोग पहचान लेते हैं। लेकिन अब कुछ चीज़ें, जैसे आप देखिए जो हमारी दूध की पैकेट आती है, क्या आपको अंदर का दूध दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। ठीक, बिस्किट जो होता है, बिस्किट पॉलीथीन, क्या आप उसके बाहर से बिस्किट के जो पॉलीथीन उसके बाहर से बिस्किट को अंदर देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वह अपारदर्शी है। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। चलिए अब हम लोग इसको जान लेते हैं कि इसमें क्या बताया हुआ है। पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहाँ आप खेलते समय छिपना चाहते हैं ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करेगा। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा हुआ है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं।
क्या हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? क्रियाकलाप 6, कागज की एक शीट लीजिए और इनसे होकर किसी भी प्रदीप्त बल को देखिए। इस संबंध में आपके परीक्षण नोट कीजिए। कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंद का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। जब आप अब क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट देखा नहीं जा सकता है, उन्हें पारभासी कहते हैं। कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को वसा के लिए परीक्षण करने में किया था, वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः आप पदार्थों को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों को बांट सकते हैं। पहेली, किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर यह परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी अथवा पारभासी। हमने सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। दुविधा नहीं, सुविधा होगा। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि जैसे वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर रखता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार के समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। कठोर, प्रमुख शब्द कठोर, अविलेय, धुतिमय जिसको हम चमकीला कहते हैं, पदार्थ, मटेरियल, धातु, अपारदर्शी, रुक्ष जिसे खुरदरा भी कहते हैं, विलेय जो हमारा घुल जाए किसी चीज़ में, पारभासी, पारदर्शी जिससे हम आर पार देख सकते हैं। अब पूरी बुक का सारांश मेन हमारा यही होता है और यही हमारा है पूरा मेन जो हमने अभी तक बुक में पढ़ा है, यहाँ वो पूरा दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। ठीक, किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने। इसी प्रकार पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। अब ये नीचे हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं,
आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। और साइंस का ये हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में मतलब चैप्टर 5 में मिलेंगे, ठीक। और आप लोग इसको फिर से रिवीजन भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।